Hello friends, welcome to another session of our PYQ discussion. As you know that we are covering the polity PYQs of 30 years. Okay, and we are covering the topic of now fundamental rights. तो अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं आप उनको देख सकते हैं. हम 30 इयर्स के PYQ कवर करेंगे सीरीज में पॉलिटी के और सारे सब्जेक्ट्स के. ओके, सो फंडामेंटल राइट्स हम टॉपिक अपना कवर कर रहे थे. अप्रोक्सीमेटली ये 5th लेक्चर है आई थिंक. अगर आपको इसकी PDF चाहिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आपको ये PDF भी मिल जाएगी जो यहाँ पर अभी सॉल्यूशन किया जाएगा, और आपको अगर ब्लैंक PDF चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. और देखिए ये जो स्पेस यहाँ पर दिया है मैं सॉल्यूशन यहाँ पर करूँगा इन क्वेश्चंस का, और जो भी वैल्यूएशन होगा, जो भी फ्यूचर में 4 ऑप्शन मिलते हैं हमें, इसमें से भी ऑप्शन का एक क्वेश्चन बनकर आ जाता है नेक्स्ट ईयर. तो ऐसा भी हो सकता है, रिपीटिशन इसी तरीके से होता है. सो हम उसका भी हम देखेंगे. और बाकी आपको लगता है कि कुछ और भी तुम्हें ऐड करना चाहिए इसमें, तो यहाँ पर इस स्पेस में हम लिख सकते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी को प्लेस किया है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है. अब आप बताइए, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन अभी रिसेंटली. अच्छा ये बताइए, ये इतना सिंपल क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है, तो हमें ध्यान देना कि हमें बेसिक को भी पकड़ कर चलना है, छोटे छोटे फैक्ट्स भी हमको देखने हैं. और ये तो बेसिक क्वेश्चन था, आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं. इसका राइट आंसर था आर्टिकल 21. राइट टू प्राइवेसी किसमें मेंशन है? आर्टिकल 21. अब आप मुझे बताइए कि राइट टू प्राइवेसी को किस, एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, किस केस के अंदर ये राइट टू प्राइवेसी को क्या बोला गया था? राइट टू लाइफ. तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है, केस का हमें नाम ध्यान रखना हर हाल में. KS पुट्टास्वामी केस. कौन सा केस था? KS पुट्टास्वामी केस. कब आया था? 2017 में. और इस केस में ही बोला गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है ना, वो इंट्रिंसिक लिंक है हमारी लाइफ से, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी से और फंडामेंटल फ्रीडम से. इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि KS पुट्टास्वामी केस में ये कहा गया था. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. उससे पहले हम देखते हैं, अगर आप मुझे बताएं, ये आर्टिकल 15 यहाँ पर दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है और 19 दिया हुआ है. आप इन आर्टिकल्स को बताइए. देखिए आर्टिकल, जब हम 15 की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, तो ये आर्टिकल 15 बोलता है, तो हमें ध्यान रखना है. हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए, और रिवीजन बार बार हम ऐसे ही करते रहेंगे. तो 15 क्या बोलता है कि प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन से. किसके बेस पर? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लाइक रिलीजन, रेस और कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी इसमें इंक्लूड है. अब मुझे बताइए आर्टिकल 16 क्या बोलता है? क्या बोलता है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी की बात करता है ये आर्टिकल 16, आपको पता ही होगा. और अब बताइए आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 तो पता ही है ना सबको, क्या है 19 में? क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो ये भी सिंपल है, तो हमें ये ध्यान देना है. ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि विद रेफरेंस टू द रिट्स इश्यूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो रिट्स से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है. हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, एक 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था रिट्स से लेकर के, और उसमें रिट्स पूछी गई थी. कौन सी? प्रोहिबिशन रिट्स उसमें पूछी गई थी. हमने ये कल देखा था क्वेश्चन, तो आज फिर यहाँ से 2022 में भी क्वेश्चन रिट्स पे पूछा गया. इसका मतलब रिट्स जो है एक इम्पोर्टेंट थीम है, इसको हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा ही. चलिए पढ़ते हैं. मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी. तो मैंडेमस, सबसे पहले आप बताइए कि मैंडेमस क्या है. देखिए मैंडेमस का जब हम बात करते हैं ना, तो मैंडेमस का मतलब क्या है
कि इसका अगर मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग है कमांड, और इसमें क्या है कि ये हाई कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है। और किसको इशू की जाती है? पब्लिक ऑफिशियल्स को। और ये जानने के लिए कि वो अपनी ड्यूटीज़ को और परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। ये है मैंडेमस का मतलब। अब ये जो है किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। तो इसमें क्या बोल रहा है? विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एब्सोल्युटली राइट, अनलेस इट इज इंटरेस्ट विद द पब्लिक ड्यूटी। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यूपीएससी ने जो इसका आंसर दिया है ना क्वेश्चन का, वो ऑप्शन डी दिया है। ठीक है, इसने सेकंड को भी करेक्ट माना, लेकिन आप इसको पढ़िए, मेंटेनेंस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, तो वो किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हो सकती। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट ये आता है कि कंपनी की जो बात की जा रही है वो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी की बात की जा रही है, मतलब थोड़ा सा डाउट है। आंसर यूपीएससी ने इसको सही माना है कि किसी भी कंपनी की, और इस कंपनी को यहाँ पर प्राइवेट कंपनी एज माना गया है कि जब तक वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी तो किसी भी कंपनी के अगेंस्ट हो नहीं सकती। तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यू वारंटो, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन, पब्लिक माइंडेड पर्सन भी कोर्ट को जा सकता है और क्यू वारंटो रिट को इशूड करवा सकता है। तो ये भी सही है। अब यहाँ पर आप बताइए कि क्यू वारंटो क्या था? क्यू वारंटो मतलब क्या था? बाय व्हाट अथॉरिटी? इसमें क्या होता है कि ये जो है ना कोर्ट, ये जानने के लिए इशू करता है कि आप किसी भी पब्लिक ऑफिस को कर सकता है कि आप जिस पब्लिक ऑफिशियल को होल्ड किए हुए हैं, इसकी क्या लीगैलिटी है। ठीक है, क्या आपके पास ये ऑफिस, पब्लिक ऑफिस आप रियलिटी में है? आपकी लीगलिटी चेक करने के लिए क्यू वारंटो रिट इशू की जाती है। तो हमने ये भी देख लिया। हमें यहाँ पर लिखना क्या है? हमें मैंडेमस लिखना है कि किसके अगेंस्ट नहीं होती। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख लेते हैं किसके अगेंस्ट नहीं होती। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो हमने देखा कि प्राइवेट कंपनी हो या फिर कोई प्राइवेट ऑफिशियल हो, उसके अगेंस्ट नहीं हो सकती। लेकिन ये जैसे कि पब्लिक अथॉरिटी हो गई, कोई ट्राइब्यूनल्स हो गया, लोअर कोर्ट हो गए, तो इनके अगेंस्ट तो हो सकती है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोई पब्लिक अथॉरिटी मान लीजिए, ठीक है, या फिर कोई लोअर कोर्ट है, इसके अगेंस्ट भी हो सकती है, या फिर कोई ट्राइब्यूनल है, इसके अगेंस्ट भी हो सकती है। ठीक है, ताकि इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए। तो बेसिकली पब्लिक के अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, इनके अगेंस्ट हो सकती है, अदरवाइज ये प्राइवेट के अगेंस्ट तो हो नहीं सकती। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। क्यू वारंटो हमने देखा था, क्या था क्यू वारंटो? क्यू वारंटो क्या था बताइए, दोबारा से याद कीजिए। कि इसमें किसी भी पर्सन की ऑफिस को चैलेंज किया जाता है। तो बेसिकली हम इसमें कह सकते हैं कि लीगलिटी चेक की जाती है। किसकी? पब्लिक ऑफिस की लीगलिटी चेक की जाती है कि आपके पास ये अथॉरिटी भी है किसी ऑफिस को हेल्ड करने की, ये इसमें चेक किया जाता है क्यू वारंटो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू प्राइवेसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं, सेम क्वेश्चन 2024 में देखने को मिला था। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए। और इसीलिए पीवाईक्यू करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छे से पीवाईक्यू करना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, समझ करके कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आ सकता है और कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। राइट टू प्राइवेसी क्या है? अंडर आर्टिकल 21, ये हमने देखा था। आर्टिकल 21 में हमने देखा था ये। तो अब अभी मैंने आपको केस बताया था, किस केस में कहा गया था ये फिर से याद कर लेते हैं और फिर से लिख लेते हैं। केस पुट्टा स्वामी केस में बोला गया था ना ये। 2017। ओके, तो क्या बोला गया था इसमें कि जो कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया था कि जो प्राइवेसी है ना वो इंटीग्रल पार्ट है पर्सनल डिग्निटी का। इसके अलावा अगर हम ये इन अदर ऑप्शंस को भी देखें तो इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 15 तो हमने अभी डिस्कस किया था, 19 भी हमने किया था। 29 किससे रिलेटेड है आर्टिकल, ये बताइए आप। आर्टिकल 29 किससे रिलेटेड था? प्रोटेक्ट्स
आप एक्टिव रिकॉल करते रहिए, याद होता रहेगा। प्रोटेक्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और किसके? माइनॉरिटीज के। ओके, ताकि उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर और उनका स्क्रिप्ट को हम प्रिजर्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a legislation which confers on the executive and administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in matter of application of law violates one of the following articles of the constitution। ये क्वेश्चन आपको समझ आया? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई ऐसा लेजिस्लेशन है कि वो किसी भी एग्जीक्यूटिव को या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को एक अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर देता है। तो अगर ये ऐसी पावर दे देता है कोई ऐसा लेजिस्लेशन, तो कौन से आर्टिकल को ये वॉयलेट करेगा? तो देखिए, इसमें कुछ आर्टिकल में यहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 44 और आर्टिकल नंबर 14। थोड़ा आप दिमाग से सोचिए और आप ये बताइए कि अगर पहले नंबर पर कोई आर्टिकल वॉयलेट होगा तो कौन सा हो सकता है? तो बेसिकली क्या आता है कि अगर किसी को हम ज़्यादा पावर दे दें, डिस्क्रिशनरी पावर दे दी, तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी का वायलेशन होगा। तो सबसे जो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है ना, सबसे पहले जो वायलेट होगा वो आर्टिकल 14 ही है। तो इसका आंसर ए है, आर्टिकल 14। क्योंकि आर्टिकल 14 बात क्या करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसा लेजिस्लेशन बना दोगे जिसमें एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को एक अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड पावर आप दे दोगे, एक डिस्क्रिशनरी पावर आप दे दोगे, तो ये क्या प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करेगा? रूल ऑफ लॉ के एब्सोल्युटली करेगा। क्या राइट टू इक्वालिटी को वायलेट नहीं करेगा? करेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो वॉयलेट होगा वो आर्टिकल नंबर यहाँ पर 14 है, राइट टू इक्वालिटी। अब आप मुझे बताइए, इसमें कुछ आर्टिकल्स और लिखे हुए हैं, वो आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 28, आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 44। आप मुझे बताइए कि आर्टिकल 28 क्या है? आर्टिकल नंबर 28 थोड़ा सा रिकॉल कीजिए आप। देखिए आर्टिकल 28 क्या है कि ये क्या है? प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को प्रोहिबिट करता है। और कहाँ पर? इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन। लेकिन कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिसमें नहीं होगा। कौन से? ये वाले कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में? कौन से इंस्टीट्यूशन है जो कि एडमिनिस्टर किए जाते हैं होली फंडेड, और किसके फंड से? बाय द स्टेट। अगर स्टेट इनको पूरा फंड दे रहा है, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये अलाउ किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं अलाउ? उनमें किए जाते हैं जिसमें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कौन फंड कर रहा हो? कोई ट्रस्ट हो, कोई इंडोवमेंट हो, ठीक है, या किसी रिलीजियस, हम कह सकते हैं कि रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा, किसी इंडोवमेंट के द्वारा। ओके, तो उनमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लेकिन जब स्टेट पूरा होली फंड कर रहा हो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तब आप उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। ये आर्टिकल नंबर 28 बोलता है। आर्टिकल नंबर 32 तो सबको मालूम ही होगा क्या है ये, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको क्या ही लिखें, इसके तो सब याद ही रहता है। आर्टिकल 44 एक टीपीएसपी है और किससे रिलेटेड है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से, यूसीसी। और इसमें क्या बोला गया है कि जो पर्सनल लॉज होते हैं उनको यूनिफॉर्मली इंश्योर होना चाहिए सभी कम्युनिटीज़ के लिए। ये आर्टिकल 44 है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसमें बोला है कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसमें कि प्रोटेक्शन दिया हुआ है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कि, और बोला गया है कि जो अनटचेबिलिटी है ना वो एज अ फॉर्म डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी मेंशन है। तो आर्टिकल नंबर 14 और 18 कहाँ से रिलेटेड है? राइट टू इक्वालिटी से, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकती है, आप जल्दबाजी में इसका आंसर ए टिक कर सकते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन ये तो आर्टिकल नंबर 23
में आता है ना, 23 और 24 इससे रिलेटेड है, तो ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं। जनरली यूपीएससी जो आंसर देता है ना ऐसा अनटचेबिलिटी का, तो आपको एक्सप्लोइटेशन वर्ड जरूर देखने मिलेगा, इसलिए हमें परेशान यहाँ पर नहीं होना। राइट टू इक्वालिटी में ये मेंशन है क्योंकि 14 से 18 आर्टिकल तक हमारे राइट टू इक्वालिटी है। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6। Other than fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflect or reflects the principles and provision of the Universal Declaration of Human Rights? इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने मिलेगा जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं प्रोविजंस को, प्रिंसिपल्स को, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्या प्रियम्बल करती है, या फिर डीपीएसपी करते हैं, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज करते हैं। अब थोड़ा सा सोचिए, अगर आपको आंसर इसका मालूम नहीं, हम इसका आंसर लॉजिकल थिंकिंग से भी लगा सकते हैं, जिसको बोला जाता है एप्टीट्यूड। अब देखिए प्रियम्बल में कितनी चीज़ें मेंशन है, बहुत सारी चीज़ें। इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस। डीपीएसपी में क्या है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल जस्टिस। अब इतनी चीज़ें, इतने ब्रॉड ये टॉपिक हैं, और किसी ने भी ये तो नहीं पढ़ा होगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कितना बड़ा है, कि हमें क्या पता कितना बड़ा है। लेकिन इसमें जो वर्ड है ना रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट तो थोड़ा सा भी इकोनॉमिक जस्टिस रिफ्लेक्ट हो रहा है तब प्रियम्बल को इंक्लूड कर लेगा। थोड़ा सा भी सोशल जस्टिस हो रहा है, डीपीएसपी को भी कर लेगा। थोड़ा सा इकोनॉमिक हमने बात की कि डीपीएस को भी कर सकता है। थोड़ा सा पॉलिटिकल अगर इसमें दिया गया होगा कि ह्यूमन राइट्स की पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, ऐसा वैसा सारी चीज़ दी हुई, तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी। सॉरी, यहाँ मैंने राइट्स पढ़ लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यहाँ पर। तो थोड़ा सा भी रिफ्लेक्ट कर दिया क्वेश्चन तो सही हो जाएगा ना, हमारा स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग दौड़ा नहीं है, सीधा आंसर डी मानना है, ऑल। समझ गए? तो इसका आंसर था आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी बेसिकली। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका जो आर्टिकल 3 है, जो इसका आर्टिकल 3 है ना इस डिक्लेरेशन का, वो क्या बात करता है। आर्टिकल नंबर 3 क्या बात करता है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। क्या बोलता है, लिख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। ओके, ऐसे ही इसमें इसका आर्टिकल 22 क्या बोलता है, 22 आर्टिकल इसका क्या बोलता है कि एवरीवन हैज एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी हैज द राइट टू सोशल सिक्योरिटी। एवरीवन एज अ मेंबर of society has the right to social security। ओके, और इसका तो कहीं ना कहीं अब आप देखो थोड़ा सा, ये देखिए क्या इसमें क्या बोला है कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। क्या ये मेंशन नहीं है हमारा इसमें प्रियम्बल में, है ना, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन का बहुत ईजी था यार, ये तो हम डीज में लगाएंगे, और इन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और अपना ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। और एक हमें थोड़ा सा और ध्यान रखना है इसमें, आर्टिकल इसका 29 और ध्यान रख लेते हैं, बस हो गया काम। 29 क्या बोलता है, 29 बोलता है कि रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। ओके, बस इतना हमें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस। अपनी चॉइस से आप मैरी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो किस आर्टिकल में मेंशन है राइट टू लाइफ में? सिंपल क्वेश्चन है ये तो।
बस एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है हमें, एक केस, कौन सा केस है वो, हादिया केस, हादिया केस, या फिर इसको बोलते हैं शैफीन जहां वर्सेस अशोकन केएम, ये केस था। इसमें ये बोला गया था, कोर्ट ने इसमें क्या हेल्ड किया था कि जो राइट टू चूज अ पार्टनर जो है ना, वो एसेंशियल है पर्सन्स की मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस के लिए और ऑटोनॉमी के लिए। इसमें क्या बोला गया था कि राइट टू चूज अ पार्टनर इज एसेंशियल, किसके लिए एसेंशियल है, पर्सन की मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस की, पर्सन की मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस और ऑटोनॉमी। बस ये हमें केसेस में ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द राइट टू एजुकेशन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन अ स्टेट और a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned state council of teacher education। तो ये बोल रहा है कि एज पर द राइट टू एजुकेशन, अगर किसी को भी टीचर बनना है स्टेट में, तो उसको कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी जो कि स्टेट की काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन में दी हुई है। सेकंड क्या है, सेकंड क्या बोला कि एज पर आरटी एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइन। कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से अगर हमें टीचिंग करना है प्राइमरी क्लासेस को, तो एक कैंडिडेट को क्या ज़रूरत होगी कि वो एक टेस्ट पास करे। कौन सा टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस के द्वारा कंडक्ट और उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। चलिए ये तो नॉलेज का ही क्वेश्चन था प्योर। इन इंडिया, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना दिमाग चला सकते हैं। मोर देन 90% ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोला, 90%। आप ये देखिए 90% स्टेट गवर्नमेंट का अंडर होगा, लेकिन हम अपने आसपास एरिया में भी देखते हैं कि बहुत सारे एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है वो प्राइवेट के द्वारा ओन किए जाते हैं। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल उनको ओन करते हैं। तो अगर होगा भी तो 90% तो नहीं हो सकता, थोड़ा अगर ब्रॉड भी हम सोचें, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। और हम देखते हैं ना आसपास, मोस्ट ऑफ द पर्सन कहाँ जाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, जो प्राइवेट उसका ओनर हो। गवर्नमेंट तो कम ही जाते हैं, प्राइमरी स्कूल्स में आप देख लीजिए। तो इसको हम रॉन्ग मान सकते हैं। इसको अगर जैसे ही हम रॉन्ग मान सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन डी यहाँ पर गया। अब दो में आप 50-50 लगा सकते हैं, आपको नॉलेज नहीं है तब इसमें थोड़ा आप फंस सकते हैं। बेसिकली इसका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये जो बोला है ना कि मिनिमम क्वालिफिकेशन अंडर लेट डाउन अंडर स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर, इसमें ये नहीं है। इसमें क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, बस इसमें नेशनल है, नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये इसमें बस यहाँ पर गलती थी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। बाकी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट 2018 में पूछा गया था, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन, वर्ड पर ध्यान दीजिए, प्लेस अ पर्टिकुलर रोल इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए ना, हमें एक चीज ध्यान देनी है कैन वर्ड पर। जब पार्लियामेंट का ऐसा कहे ना, पार्लियामेंट कैन डू दिस, ओके। सेकंड, द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। इसको थोड़ा एक्सट्रीमनेस यहाँ पर समझिए। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आता नहीं, सेकंड स्टेटमेंट को आप देखिए, पढ़िए, द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट, चलो, एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट, और उस पर कोई जजमेंट भी नहीं बनाया जा सकता। अभी भी नहीं बना सकता, हो सकता है फ्यूचर में नहीं बनाया जा सकता हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या पता फ्यूचर में उस पर बन जाए, फ्यूचर में कोई भी जजमेंट उस पर आ सकता है, तो हम इसको कैसे ट्रू मान सकते हैं। तो आपको अगर ये नॉलेज भी नहीं थी, थोड़ा सा आप यहाँ पर थिंक करके ऑप्शन को आप रॉन्ग मान सकते थे। और फर्स्ट क्या है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ,
कैन प्लेस अ पर्टिकुलर इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जब भी कैन का वर्ड आता है ना तो पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, माई बाप है पार्लियामेंट। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट है, इसका ए इज द राइट आंसर। ओके, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए 9th शेड्यूल क्या था। 9th शेड्यूल में जो था, जो 9th शेड्यूल है ना वो क्या बोलता है, 9th शेड्यूल और एक आर्टिकल और था 3, एक तो 9th शेड्यूल हो गया हमारा और एक आर्टिकल 31 क्लोज बी। ये जो थे ना ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे 1951 में। और इसमें ये बोला गया था कि जो भी लॉज आप इसमें अंदर कर दोगे ना 9th शेड्यूल के अंदर, उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, किससे, जुडिशल स्क्रूटनी से। और इसमें क्या बोला गया था, लिख लेते हैं पहले, कि जो भी लॉज आप इनके अंडर डाल देते तो उसको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा। प्रोटेक्शन किससे, जुडिशल सिक्योरिटी से। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लॉज जो 9th शेड्यूल में मेंशन है ये फंडामेंटल राइट्स को भी वॉयलेट करते हैं ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बोला गया था। मतलब आप कोई सा भी लॉ बना लो, इसमें डाल दिया, चाहे वो किसी भी प्रकार का लॉ हो, वो फंडामेंटल राइट को भी वॉयलेट करता हो, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको प्रोटेक्शन मिल गया, वो वैलिड है, ये बोला गया था इसमें। लेकिन ये बात तो गलत थी, कभी कोई भी लॉ कैसे किसी भी तुम अंडर 9th शेड्यूल के अंदर डाल सकते हो, ऐसा तो आप कोई भी लॉ बना करके 9th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन कर दोगे। इसलिए एक केस आया 2007 में, उस केस का आप नाम बताइए, क्या नाम था उसका, IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये केस था। इसमें बोला गया था कि इसमें क्या बोला गया था, जो भी लॉज होते हैं ना वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होने चाहिए। इसमें बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू के लिए ना सभी लॉज, चाहे वो 9th शेड्यूल में हो किसी में भी हो, तो उन पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। किसी भी लॉज को ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती जुडिशियल रिव्यू से, ये टर्म यूज किया गया था इसमें, ब्लैंकेट इम्यूनिटी। कोई भी आप लॉ ले आओ जुडिशियल रिव्यू से, उसको ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल सकती, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो इस केस में ये बोला गया था। ओके, तो ये था यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा, एक डेट यहाँ पर थोड़ा सा हमें और ध्यान देना है, इस डेट को देखिए 24 अप्रैल 1973। और इस डेट में ये बोला गया था कोई भी लॉ अगर आप इसके बाद 9th शेड्यूल में ऐड करते हो, ठीक है, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसके बाद अगर तुमने ऐड किया कोई लॉ मान लीजिए, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। लिमिटेशन ऑफ पावर, ये तो है ही ना भाई, मेन फीचर क्या है, लिमिटेशन ऑफ पावर, ये रूल ऑफ लॉ का। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सारे समान होने चाहिए लॉ के सामने, क्या है। थर्ड, पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, यही ट्रैप फंसा दिया। पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसा होगा डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना पीपल को। थर्ड इसको हटाइए, जैसे ही थर्ड हटाते हैं ये गया और ये गया। 2 और 4 हमने देखा, 1 और 2 तो हर हाल में सही है, तो 1 और 2 हर हाल में सही है, एक ही ऑप्शन में ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 4 को हमें देखना है, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स इसमें दिए गए। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। देखिए नेक्स्ट सेशन में इस वीडियो को देखने से पहले आप खुद से भी ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, मैक्सिमम आपके 10 मिनट लगेंगे इसको अटेम्प्ट करने में, और 10 मिनट में आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपके पीवाई को कवर हो जाएंगे। ओके, तो अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।